नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए जीके के कुल 40 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग 5 फरवरी 2021 शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी शिफ्ट के वीडियो जिसने नहीं देखे वो ऊपर का आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कि INS सरदार पटेल नौसेना बेस कहाँ पर स्थित है। तो देखिए कहाँ पर हो जाएगा, तो ये पोरबंदर में स्थित हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। INS सरदार पटेल गुजरात के पोरबंदर में भारतीय नौसेना का फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है। यह नौसेना अधिकारी प्रभारी जो कि गुजरात, दीव और दमन का मुख्यालय है। यह उत्तरी अरब सागर में तैनात भारतीय नौसेना इकाइयों को रसद सहायता प्रदान करता है। INS द्वारका के बाद यह गुजरात में दूसरा नौसैनिक अड्डा है जो ओखा के पास स्थित है। भारत के लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल की भूमिका को दर्शाने के लिए सरदार पटेल नाम चुना गया था इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे क्या कि सूर्य के प्रकाश से ईंधन बनाने के लिए एक कृत्रिम पत्ती किस भारतीय संगठन के द्वारा विकसित की गई थी। तो देखिए किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो देखिए किसके द्वारा विकसित किया गया था, ये CSIR के द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। देखिए CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो कि पुणे में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है। CSIR के शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम पत्ता विकसित किया है। पत्ती पानी से हाइड्रोजन ईंधन उत्पन्न करने के लिए सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है। यह एक ऐसी प्रगति है जो भविष्य में पर्यावरण अनुकूल कारों को चलाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा प्रदान कर सकती है। उसके बाद जान लीजिए कि इस उपकरण में प्राकृतिक पत्ती प्रणाली का अनुकरण करने के लिए अर्धचालकों को एक तरीके से व्यवस्थित किया गया है। जब दृश्य प्रकाश अर्धचालकों से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन एक दिशा में चलते हैं, जिससे क्या होता है, विद्युत प्रवाह उत्पन्न होने लगता है। उसके बाद जान लीजिए कि धारा जो है लगभग तुरंत ही पानी को हाइड्रोजन में विभाजित कर देती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह ईंधन के सबसे स्वच्छ रूपों में से एक है, क्योंकि इसका मुख्य उत्पाद जो है वो पानी ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे क्या कि सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 2002 में किसकी शुरुआत किया गया था। तो देखिए किसका शुरुआत किया गया था, ये किया गया था सब जलधारा या फिर अन्नपूर्णा योजना, ये दोनों का किया गया था। देखिए सब जलधारा परियोजना का लक्ष्य जो है ग्रामीण भारत में पीने के पानी में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। यह 73वें संवैधानिक संशोधन में निहित योजना और प्रबंधन के विकेंद्रीकरण के अनुरूप है। श्री कुमार ने उम्मीद जताई है कि 25 दिसंबर 2002 से गांव में काम शुरू हो सकेगा और 15 दिसंबर से पहले सभी प्राप्त प्रस्तावों को मंत्रालय ने अंतिम रूप दे दिया है। उसके बाद जान लीजिए कि सरकार ने स्थिर मूल्यों पर 38,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। ग्रामीण भारत में पेयजल स्रोत और प्रणालियां बनाने के लिए मौजूदा कीमत पर यह जो है वो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 100,000 करोड़ रुपए से यहाँ पे कहीं अधिक हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे क्या कि मृदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये कहाँ पर स्थित, कहाँ पर जाएगा, यहाँ पे तमिलनाडु राज्य में स्थित हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए मृदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान जो है तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत में एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह नीलगिरी जिले में 850 से लेकर के 1250 मीटर की ऊंचाई पर 321 किलोमीटर को कवर करता है। इसकी सीमाएं जो है कर्नाटक और केरल राज्यों से लगती है। राष्ट्रीय उद्यान जो है 1986 से नीलगिरी बायोस्फीयर अभयारण्य का हिस्सा रहा है। उसके बाद जान लीजिए कि इसे 2007 में 367.59 किलोमीटर 2 के बफर जोन के साथ एक बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। उसके बाद जान लीजिए कि यहाँ पर लगभग 1420 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। यह मोयार नदी और कई सहायक नदियों के द्वारा बताया जाता है, जिसमें 38 मछली प्रजातियां पाई जाती है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखिएगा कि श्रीहरिकोटा से PSLV C-17 के द्वारा किस उपग्रह का GSAT-12 लॉन्च किया गया था। तो देखिए कौन सा उपग्रह हो जाएगा, ये संचार उपग्रह हो जाएगा यहाँ पर। देखिए GSAT-12 एक संचार उपग्रह है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। यह PSLV का उपयोग करके लॉन्च और GTO पर रखा जाने वाला दूसरा उपग्रह भी है। इसे 15 जुलाई 2011 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से PSLV XL C-17 पर लॉन्च किया गया था। उसके बाद जान लीजिए कि इसे पुराने उपग्रह INSAT 3B का प्रतिस्थापना माना जा रहा है। यह टेली एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, आपदा प्रबंधन सहायता और सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस जैसी सेवाएं प्रदान करेगा। यह एक उपग्रह का अस्थायी जीवन जो है 8 वर्ष का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे कहा कि उस कानून का चयन करें जो पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित नहीं हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे होगा बंदरगाह कानून संशोधन अधिनियम 1997, ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए बंदरगाह कानून संशोधन अधिनियम 1997, प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 को बंदरगाह कानून अधिनियम 1997 के द्वारा संशोधित किया गया था। इसे TAMP का गठन करना था। छोटे बंदरगाह TAMP के दायरे से बाहर है। एक बार जब प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट से कॉरपोरेट संस्थाओं में परिवर्तित होते हैं तो वे प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 के दायरे से बाहर हो जाते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कहा कि किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि यहाँ पे NO2 हो जाएगा। सांस लेने पर इसके नशीले प्रभाव के कारण नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस या फिर हैप्पी गैस भी कहा जाता है। इसकी खोज सबसे पहले 1772 के आसपास अंग्रेज वैज्ञानिक और पादरी जोसेफ प्रिस्टली ने किया था। यह एक रंगहीन और गैर ज्वलनशील गैस है। इस गैस का उपयोग चिकित्सा और दंत चिकित्सा प्रक्रियाओं में सामक के रूप में किया जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि यह प्रक्रिया से पहले चिंता को दूर करने में मदद करता है और रोगी को आराम करने की अनुमति देता है। साइड का जो उपयोग है नियमित रूप से हर जगह ऑपरेटिंग रूम में अन्य संवेदनहारी एजेंटों के साथ किया जाता है। इसका जो उपयोग है वो प्रसव के दौरान आपातकालीन चिकित्सा देखभाल और दंत प्रक्रियाओं के लिए हल्के शामक और दर्दनाशक के रूप में भी किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या है कि जल के शुद्धिकरण के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है। तो किसका उपयोग किया जा सकता है, देखिए यहाँ पे फिटकरी का उपयोग किया जा सकता है जल के शुद्धिकरण के लिए, ठीक है। देखिए फिटकरी जिसे एल्यूमिनियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है, इसे निलंबित मिट्टी के कणों को अस्थिर करने के लिए इसे पानी में मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया को स्कंदन के रूप में भी जाना जाता है। फिटकरी जो है वो एल्यूमिनियम के द्वारा पानी को शुद्ध करने में मदद करती है, जो मिट्टी के कणों को जमा देती है। इसका एल्यूमिनियम आयन पर उच्च आवेश होता है। यह निलंबित ठोस पदार्थों के छोटे कणों को एक साथ समूहित होने में मदद करता है, जब तक कि वे इतने कार के ना हो जाए कि वे डूब जाए या उन्हें हटाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन भारत के संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक निर्वाचित सांसद का प्रावधान करता है, ये हो जाएगा। देखिए भारत के संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण यह है कि यह एक निर्वाचित संसद का प्रावधान करता है। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के 2 श्रेणियों अर्थात राजशाही और गणतंत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। राजशाही में राज्य का मुखिया जो आमतौर पर राजा या फिर रानी को वंशानुगत पद प्राप्त होता है, उदाहरण के लिए जैसे ब्रिटेन हो जाएगा। उसके बाद जान लीजिए कि किसी गणतंत्र में राज्य का जो मुखिया है वो हमेशा एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, उदाहरण के लिए जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका। इसलिए हमारी प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द इंगित करता है कि भारत में एक निर्वाचित प्रमुख है जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 10 यहाँ पे कि निम्न में से यहाँ पे किसे हो जाएगा, किसे वर्ल्ड वाइड वेब के जनक माना जाता है। तो देखिए ये हो जाएगा सर टिमोथ बर्नर्स ली हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए सर टिमोथी जॉन बर्नर्स ली को TMBL के नाम से भी जाना जाता है। वह एक अंग्रेज कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं जिन्हें वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। वह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान के प्रोफेसरियल फेलो हैं। वह मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर भी हैं। उसके बाद जान लीजिए कि बर्नर्स ली वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के निर्देशक हैं। उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब फाउंडेशन की स्थापना भी किया है। उन्हें वर्ल्ड वाइड वेब का जनक भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पे कि विश्व व्यापार संगठन किसको बढ़ावा देता है। तो देखिए किसको बढ़ावा देता है, तो बहुपक्षीय व्यापार को। देखिए विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO की स्थापना जो 1 जनवरी 1995 को हुआ था। यह एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों को निपटाता है। लक्ष्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादकों, निर्यातकों और आयातकों को अपना व्यवसाय चलाने में मदद करना है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका प्राथमिक उद्देश्य सभी के लिए लाभ के लिए व्यापार खोलना है। उसके बाद जान लीजिए कि यह बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देता है। विश्व व्यापार संगठन में 151 सदस्य और 31 पर्यवेक्षक सरकारें हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ पे कि गृह मंत्रालय के द्वारा किस भारतीय रक्षा क्षेत्र के प्रमुखों की वित्तीय शक्तियां बढ़ा दी गई है। तो किसका बढ़ा दिया गया है, देखिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का बढ़ा दिया गया है। तो सशस्त्र बल के उप प्रमुखों को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान किया गया है। इसका उद्देश्य परिचालन तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट खरीद करना है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन ने तीनों सेनाओं के उप प्रमुखों की शक्तियां बढ़ाने को मंजूरी दे दिया है। यह खरीद की कुछ श्रेणियां बनाना है इसमें। उसके बाद जान लीजिए कि यह प्रति मंत्रिमंडल सशस्त्र बलों की इन सर्विस उपकरणों की उच्च स्तर की सेवा क्षमता बनाए रखने की क्षमता में काफी वृद्धि करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ पे किस वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय का यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सत्येंद्र प्रसन्न सिंह हो जाएगा। देखिए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने थे। उन्हें कानून सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ब्रिटिश भारत के एक प्रमुख वकील और राजनेता थे। वह बिहार और उड़ीसा के पहले राज्यपाल, बंगाल के पहले भारतीय महाधिवक्ता थे। उसके बाद जान लीजिए कि वह वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय और ब्रिटिश मंत्रालय में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। वह 1905 में बंगाल के एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। इस पद की पुष्टि 1908 में हुआ था। 1 जनवरी 1915 को नए साल के सम्मान में उन्हें नाइट की उपाधि दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहाँ पे कि डैश एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु के 2 अलग अलग तस्वीर एक साथ देखी जा सकती है। तो ये हो जाएगा स्टेरियोस्कोप हो जाएगा, ठीक है, स्टेरियोस्कोप।
देखिए स्टेरियोस्कोप एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरें एक साथ देखी जाती है। त्रिवियम दृष्टि का मुख्य लाभ यह है कि यह दुनिया की त्रियामी छवि प्रदान करता है। यह एक ही दृश्य के बाईं आंख और दाईं आंख के दृश्य को एकल त्रियामी छवि के रूप में देखने के लिए उपकरण होता है। उसके बाद जान लीजिए कि स्टीरियोस्कोप अलग अलग प्रकार के होते हैं। प्रत्येक आंख थोड़ी अलग छवि देखती है और मस्तिष्क इन दो छवियों को जोड़कर एक त्रिआमी छवि बनाता है। उसके देखिए व्हीटस्टोन स्टीरियोस्कोप, ब्रूस्टर स्टीरियोस्कोप, होम्स स्टीरियोस्कोप। उसके देखो तो एकाधिक दृष्टियों स्टीरियोस्कोप होता है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कहा कि माउंट गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई यहाँ पे कितना मीटर हो जाएगा? तो 8,611 मीटर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए माउंट गॉडविन ऑस्टिन यानी कि K2, माउंट गॉडविन ऑस्टिन समुद्र तल से 8,611 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट के बाद यह पृथ्वी पर दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह काराकोरम रेंज में स्थित है। यह आंशिक रूप से पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में और आंशिक रूप से चीन प्रशासित कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। अन्य उपनाम देखिए K2 पर्वतों का राजा, पर्वतारोहियों का पर्वत और पर्वतों का पर्वत भी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कहा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो देखिए ये था हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। देखिए हेराल्ड डोमर मॉडल आर्थिक वृद्धि का एक कीनेसियन मॉडल है। बचत और पूंजी के स्तर के संदर्भ में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर की व्याख्या करने के लिए विकास अर्थशास्त्र में इसका उपयोग किया जाता है। यह सुझाव देता है कि अर्थव्यवस्था के संतुलित वृद्धि का कोई भी स्वाभाविक कारण नहीं है। मॉडल को 1939 में रॉय एफ हेरोड और 1946 में ABC डोमर के द्वारा स्वतंत्र रूप से विकसित किया गया था। उसके बाद जान लीजिए कि हेरोड डोमर मॉडल बहिर्जात वृद्धि मॉडल का अग्रदूत था। पहली पंचवर्ष योजना इस मॉडल पर आधारित थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कहा कि किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो देखिए स्ट्रोम्बोली, यहाँ पे स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। देखिए स्ट्रोम्बोली जो है सिसिली के उत्तरी तट से दूर टायरोनियन सागर में एक द्वीप है। इसमें माउंट स्ट्रोम्बोली शामिल है जो इटली के 3 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। यह 8 एओलियन द्वीपों में से एक है जो कि सिसिली के उत्तर में एक ज्वालामुखी चाप है। ज्वालामुखी कई बार फूट चुका है और मामूली विस्फोटकों के साथ लगातार सक्रिय है। यह द्वीप के उपनाम भूमध्य सागरीय प्रकाश स्तंभ के जन्म देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कहा कि मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस को डैश के रूप में जाना जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है। यह एक सॉफ्टवेयर है जो फाइल प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन, प्रक्रिया प्रबंधन आदि जैसे सभी बुनियादी कार्य करता है। यह सॉफ्टवेयर है जो एप्लीकेशन को कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करने में सक्षम बनाता है। उसके बाद जान लीजिए कि वह सॉफ्टवेयर जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य घटक शामिल होते हैं कर्नेल कहलाता है। कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम में लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक, उबंटू ये सब शामिल हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे कहा कि डैश भारत में एक अधिसूचित, यहाँ पे अधिसूचित होगा, अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे होगा नल्ला मल्लाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए नल्ला मल्लाई एक बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। यह पूर्वी घाट की एक पहाड़ी है जो आंध्र प्रदेश राज्य के कुर्नूल, महबूबनगर, गुंटूर और कड़प्पा जिले तक फैला हुआ है। वे लगभग उत्तर दक्षिण संरेखण में कोरोमंडल तट के समानांतर कृष्णा और पेन्नार नदियों के बीच लगभग 430 किलोमीटर तक चलते हैं। इसकी उत्तरी सीमाएं जो है समतल पलानाडु बेसिन के द्वारा चिन्हित है, जबकि दक्षिण में यह तिरुपति पहाड़ियों में विलीन हो जाती है। उसके बाद जान लीजिए कि पिछले कुछ वर्षों में पहाड़ियों में बड़े पैमाने पर अपक्षय और क्षरण हुआ है। आज औसत ऊंचाई जो है लगभग 520 मीटर है, जो भैरनी कोंडा में 1100 मीटर और गुंडला ब्रह्मेश्वर में 1048 मीटर तक पहुंचती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कहा कि इनमें से गुजरात में खोजा गया हड़प्पा स्थल यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो देखिए ये हो जाएगा धोलावीरा हो जाएगा। देखिए धोलावीरा गुजरात में खोजे गए भारत के 2 सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों में से एक है। इसे स्थानीय तौर पर कोटदा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है बड़ा किला। उत्खनन में 7वें चरण में से 5वें चरण में सभ्यता का पतन पाया गया था। यूनेस्को ने 2021 में कच्छ के धोलावीरा को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है। उसके बाद जान लीजिए कि यह 5 सबसे बड़ी हड़प्पा स्थलों में से एक है। इसे अपने समय का सबसे भव्य शहर भी माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे कहा कि डैश में जून 2020 में एस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक में 300 मीटर का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया था। तो कौन था? तो देखिए वो था साइने मिलर उइबो। ठीक है, देखिए साइने मिलर उइबो एक बाहमियन ट्रैक और फील्ड धावक है। वह 200 और 400 मीटर में प्रतिस्पर्धा करती है। 2016 रियो ओलंपिक और फिर 2020 टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ जीतने के बाद वह 2 बार के ओलंपिक चैंपियन भी बनी है। उसके बाद जान लीजिए कि वह यूजीन में स्वर्ण पदक जीतकर 400 मीटर से अधिक की
2022 विश्व चैंपियन है। उन्होंने 98 ओस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक में एक नया विश्व 300 मीटर रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 2003 में मैक्सिको की एना गुवेरा के 35.30 के पिछले अंक को मिटा करके 34.41 की बड़ी बढ़त के साथ विश्व रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे कहा कि निम्न युग्मन में से सही सुमेलित कहाँ पे चयन करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे होगा UNIDO का यहाँ पे वियना, ये हो जाएगा यहाँ पे सही। देखिए UNIDO इसका मुख्यालय वियना में है। ठीक है, देखिए इसका मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह देशों को आर्थिक और औद्योगिक विकास में सहायता करता है। इसका जो मुख्यालय है ऑस्ट्रिया के वियना में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में है। इसकी 60 से अधिक देशों के साथ अस्थायी उपस्थिति है। उसके बाद जान लीजिए कि अप्रैल 2019 तक UNIDO में 170 सदस्य देश शामिल हैं। वे मिलकर के द्विवार्षिक आम सम्मेलन के माध्यम से संगठन की नीतियों, कार्यक्रमों और सिद्धांतों को निर्धारित करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे कहा कि जालियांवाला बाग त्रसादी डैश के खिलाफ विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम था। तो किसके विरोध का था? देखिए ये रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध का परिणाम था। ये देखिए जालियांवाला बाग त्रासदी, जालियांवाला बाग नरसंहार को अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। यह 13 अप्रैल 1919 को घटना घटी था। ब्रिटिश सैनिकों ने पंजाब क्षेत्र के अमृतसर में जालियांवाला बाग नामक एक खुली जगह में निहत्थे भारतीयों की एक बड़ी भीड़ पर गोलीबारी किया था। बच्चों सहित कई सौ लोग मारे गए और सैकड़ों अन्य घायल भी हो गए। यह रॉलेट एक्ट के विरोध का एक प्रत्यक्ष परिणाम था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे कहा कि 10 कुमार चरित या फिर टेल्स ऑफ द 10 प्रिंसेस की रचना किसने किया था? तो ये क्या था? दंडी ने। ठीक है, दंडी ने किया था। देखिए दंडी ने 10 कुमार चरित या फिर 10 राजकुमारों की कहानियां की रचना किया है। 10 कुमार चरित प्रेम और शाही शक्ति की खोज में 10 राजकुमारों के साहसिक कारनामों के संबंधित है। इसमें आम जिंदगी की कहानियां शामिल है। यह संस्कृत गद्य की रंगीन शैली में रचित उस काल के भारतीय समाज की एक विश्वसनीय तस्वीरों को दर्शाता है। उसके बाद जान लीजिए कि यह दंडी के द्वारा लिखा गया था, जो गद्य रोमांस के प्रसिद्ध संस्कृत लेखक और काव्य शास्त्र के व्याख्यात थे। दंडी जो है विदर्भ के एक दरबारी कवि भी थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे कहा कि किस वर्ष सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ताप्ती नदी के तट पर 2 समूहों में विभाजित हो गया था? तो ये हुआ था 1907 ईस्वी को। देखिए सूरत विभाजन, सूरत में कांग्रेस का विभाजन वर्ष 1907 में दिसंबर माह में हुआ था। सूरत विभाजन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 समूहों में विभाजन था। देखिए कौन कौन सा? एक चरमपंथी, दूसरा नरमपंथी। देखिए गर्म पंथियों का जो नेतृत्व है वो लोकमान्य तिलक, लाजपत राय और श्री अरविंद ने किया था। और नरम पंथियों का जो नेतृत्व है वो गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो डॉक्टर रास बिहारी घोष ने किया था। 1885 से 1905 को नरम पंथियों के काल के रूप में जाना जाता था, क्योंकि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर हावी थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सा भारत में विद्युत उत्पादन का मुख्य स्रोत यहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ये ताप विद्युत हो जाएगा। ठीक है, ताप विद्युत। ताप विद्युत संयंत्र वह विद्युत संयंत्र है जिसमें ताप ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। भारत में ताप विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। ईंधन के आधार पर अलग अलग प्रकार के ताप विद्युत संयंत्र है। इसका जो उपयोग है कोयला, गैस, डीजल, प्राकृतिक गैस जैसे भाप उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। भारत में खपत होने वाली लगभग 71% बिजली ताप विद्युत संयंत्रों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सितार से संबंधित नहीं हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे पंडित रविशंकर तो होगा, अनुष्का शंकर भी होगा, उस्ताद विलायत खान भी होगा। यहाँ पे पंडित शिव कुमार शर्मा नहीं होगा। ठीक है, बल्कि पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादन से संबंधित होता है। देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और संतूर वादक थे। उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए संतूर को अपनाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने सहयोगी नाम शिव हरि के तहत भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया के साथ सहयोग किया था। उसके बाद जान लीजिए कि उन्होंने फासले 1985 में, चांदनी 1989 में, लम्हे 1991 में सहित कई भारतीय फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया है। उन्हें 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे कहा कि परमाणु ऊर्जा विभाग किसके शासन के अधीन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन होता है। ठीक है, देखिए परमाणु ऊर्जा विभाग जो है 3 अगस्त 1954 को अस्तित्व में आया था। राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से यह सीधे प्रधानमंत्री के अधीन आ गया। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव परमाणु ऊर्जा आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। DAE मतलब परमाणु ऊर्जा विभाग जो है के विकास में लगा हुआ है। परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी कृषि के क्षेत्र में विकिरण प्रौद्योगिकियों का अनुप्रयोग है। इसमें देखिए दावा उद्योग ऐसा हो जाएगा। इसका दृष्टिकोण प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत को सशक्त बनाना, अधिक धन का सृजन करना और अपने नागरिकों को बेहतर गुणवत्ता प्रदान करना, ये सभी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे कहा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में डैश से संबंधित कार्यक्रमों का विपणन सहायता और सेवा योजना द्वारा समर्थित किया गया था। तो किससे संबंधित? देखिए हस्तशिल्प से संबंधित कार्यक्रमों के लिए किया गया था। देखो विपणन सहायता एवं सेवा योजना, विपणन सहायता एवं सेवा योजना जो है 11वीं योजना में था। ये
हस्तशिल्प से संबंधित कारीगरों को सहायता प्रदान करता है। यह योजना पंचवर्ष योजना में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य शिल्पकारों को उनकी बिक्री बढ़ाने के लिए अलग अलग विपणन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रत्यक्ष विपणन आउटलेट प्रदान करना था। उसके बाद जान लीजिए कि इस योजना के 3 व्यापक घटक कौन कौन सा, घरेलू विपणन, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विपणन, उसके बाद प्रचार, ये सब हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे का कि पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय भारतनाट्यम नृत्यांगना का नाम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सोनल मानसिंह हो जाएगा। ठीक है, सोनल मानसिंह। देखिए सोनल मानसिंह एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और भारतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली के गुरु हैं। उन्हें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा सदस्य बनने के लिए नामित किया गया है। वह 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले सबसे कम आयु के प्राप्तकर्ता हैं। उसके बाद जान लीजिए कि वह पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय भारतनाट्यम नृत्यांगना है। 2018 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी देवतीवृत्ति से सम्मानित किया गया था। प्रदर्शन कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें अकादमी रत्न के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे का कि अंडमान निकोबार द्वीप का आधिकारिक पक्षी यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वुड पेगियन हो जाएगा। ठीक है, वुड पेगियन। देखिए वुड पिजन डव और कबूतर परिवार की एक बड़ी प्रजाति है। यह अंडमान निकोबार द्वीप का एक आधिकारिक पक्षी है। यह पश्चिमी फेलेरिक का एक मूल निवासी है। यह कोलंबा प्रजाति से संबंधित है। इसे ऐतिहासिक रूप से रिंग डव के रूप में जाना जाता है और इसे स्थानीय रूप से इसे दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में कलवर के रूप में जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे क्या है कि भारत में राज्य सरकार के द्वारा कर लगाया जाता है, तो कौन सा कर, तो देखिए शराब पर उत्पाद शुल्क ये लगाया जाता है। देखिए उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर का एक रूप है जो भारत के केंद्र सरकार के द्वारा कुछ वस्तुओं के उत्पादन, बिक्री या लाइसेंस के लिए लगाया जाता है। शराब और नशीले पदार्थों के लिए राज्य सरकारों के द्वारा उत्पाद शुल्क भी वसूला जाता है। इसे 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर के जीएसटी के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। उसके बाद जान लीजिए कि ग्राहक सीधे अधिकारियों को उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं करता है। इसे निर्माता या व्यापारी द्वारा उत्पाद की लागत से जोड़ा जाता है और फिर बढ़ी हुई कीमतों के माध्यम से उपभोक्ता को दिया जाता है। उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 भारत में उत्पाद शुल्क से संबंधित नियमों को नियंत्रित करता है। कर का प्रबंधन केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 आएगा कि इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कोलकाता में किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था शिशिर कुमार घोष के द्वारा। ठीक है, शिशिर कुमार घोष। ठीक है, शिशिर कुमार घोष। ठीक है, शिशिर कुमार घोष एक प्रसिद्ध भारतीय पत्रकार थे। वह 1868 में प्रसिद्ध बंगाली भाषा के समाचार पत्र अमृता बाजार पत्रिका के संस्थापक भी थे। उन्होंने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1875 में इंडिया लीग की शुरुआत किया था। इंडियन लीग आनंद मोहन बोस, उसके बाद दुर्गा मोहन दास, उसके बाद नागा गोपाल मित्र जैसे राष्ट्रवादी नेताओं से जुड़ा हुआ था ये। फिर जान लीजिए कि उन्होंने 1897 में लॉर्ड ग्योरोंग या फिर साल्वेशन फॉर ऑल का प्रकाशन भी किया था। वह 1857 में कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले छात्रों में से एक थी। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे देखिएगा कि निम्न में से कौन गर्म जलधारा नहीं है, तो देखिए यहाँ पे ये हम्बोल्ट जलधारा ये नहीं है। ठीक है, हम्बोल्ट धारा को पेरू धारा भी कहा जाता है। यह एक ठंडी कम लवणता वाली समुद्री धारा है जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ उत्तर की ओर बहती है। यह भूमध्य रेखा के दिशा में बहने वाली एक पूर्वी सीमा धारा है और तट से 500 से 1000 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है। उसके बजाय लीजिए हम्बोल्ट धारा का नाम जर्मन प्रकृतिवादी अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के नाम पर रखा गया है। हम्बोल्ट धारा एक अत्यधिक उत्पादक परिस्थिति का तंत्र है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे कहा कि फोर्ट्रान है, तो फोर्ट्रान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए पहले उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा हो जाएगा फोर्ट्रान का पूर्ण रूप होता फॉर्मूला ट्रांसलेशन। 1957 में जॉन बेकस के द्वारा निर्मित फोर्ट्रान जो है पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे संख्यात्मक गणना और वैज्ञानिक कंप्यूटरीकृत के लिए डिजाइन किया गया है। फोर्ट्रान सबसे पुराना प्रोग्रामिंग भाषा है और अभी तक इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि इसका अनुप्रयोग कहाँ पर पाया जाता है, तो वैज्ञानिक क्षेत्र में, विशेषकर संख्यात्मक और मौसम पूर्वानुमान में। उसके बाद कंप्यूटेशनल तरह सक्रिय में, कंप्यूटेशनल भौतिकी में, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में फोर्ट्रान भी काफ़ी लोकप्रिय है। फिर जान लीजिए कि इसका जो उपयोग है प्रोग्राम बेंच मार्किंग और विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों के रैंकिंग में किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे कि सितंबर 2020 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, तो चुना गया था किसे, तो आविक सरकार को। ठीक है, यहाँ पे सरकार होगा आविक सरकार को। ठीक है, आविक सरकार एक भारतीय समाचार पत्र के प्रमोटर और मालिक हैं। वह प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष और एबीपी समूह के उपाध्यक्ष और संपादक एडिटर्स में है। पहले वह आनंद बाजार पत्रिका और द टेलीग्राफ के प्रधान संपादक थे। वह एबीपी समूह के प्रकाशनों के मुख्य संपादक भी थे। जान लीजिए कि वह एबीपी समूह के प्रकाशनों के मुख्य संपादक भी थे। 2009 में द इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा उन्हें सबसे शक्तिशाली भारतीयों में से एक के रूप में स्थान दिया गया था। उन्हें सितंबर 2020 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे कहा कि यूरोप घर में बच्चों और परिवारों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन ने ब्लू डॉट हब लॉन्च किया है।
तो किस संगठन ने, देखिए UNICEF और UNHCR ने किया था ये, ठीक है। देखिए UNICEF और UNHCR ने पूरे यूरोप में यात्रा करने वाले बच्चों और परिवारों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्लू डॉट हब लॉन्च किया है। हब चयनित राजनीतिक स्थलों जैसे सीमा प्रवेश, निकास बिंदु, पंजीकरण स्थल, कुछ राजनीतिक शहरों, केंद्र इत्यादि में स्थित होंगे। सेवाओं में देखिए कौन कौन सा शामिल है। तो देखिए पारिवारिक संबंधों को पुनः स्थापित करना, परिवारों का पुनर्मिलन करना, बच्चों की अनुकूल स्थान, समर्पित माँ और शिशु बच्चे के लिए स्थान देना, उसके बाद मनोसामाजिक प्राथमिक चिकित्सा देना, कानूनी परामर्श देना, ये सभी था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे कहा कि महिंद्रा ने 2019 में अपने इलेक्ट्रिक वाहन की तैनाती का पता लगाने के लिए किसके साथ सहयोग किया है। तो देखिए ये क्या है, उबेर के साथ, ठीक है। देखिए महिंद्रा ने उबेर के साथ अपने सहयोगियों की घोषणा किया है। यह सहयोग कई शहरों में अपने प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रिक वाहनों की तैनाती का पता लगाने के लिए करता है। इसने उबेर को अपने 50 इलेक्ट्रिक वाहन तैनात करने की घोषणा किया है। महिंद्रा ने सार्वजनिक और निजी कंपनियों के साथ कार्य किया है, जिन्होंने शुरुआत में यहाँ कई स्थानों पर 25 से अधिक समान उपयोग वाले चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए थे। उसके जान लीजिए कि उबेर के साथ सहयोग का उद्देश्य साझा गतिशीलता प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़े पैमाने पर अपनाने में तेजी लाना है। गठजोड़ के माध्यम से उबेर ऐप पर ड्राइवर पार्टनर एक पैकेज का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें महिंद्रा इलेक्ट्रिक वाहन शामिल होगा। पैकेज की कीमत महिंद्रा और उसके सहयोगियों के आकर्षक वित्त पोषण और बीमा प्रीमियम के साथ प्रतिस्पर्धा होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे कहा कि डैश भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत हो जाएगा। तो ये होगा INS गोदावरी, ठीक है, INS गोदावरी जो है वो भारतीय नौसेना के गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट के अपने वर्ग का प्रमुख जहाज था। इसका निर्माण मुंबई में मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा किया गया था। यह स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित होने वाला पहला भारतीय युद्धपोत था। इसे 10 दिसंबर 1983 को चालू किया गया था। 32 वर्ष के करियर के बाद 23 दिसंबर 2015 को इसे सेवा मुक्त कर दिया गया है। उसके बाद इस शीट पे आखिरी क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे कहा कि महात्मा गांधी को भिखारी के भेष में महान आत्मा के रूप में किसने वर्णित किया है। तो ये किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। देखिए अप्रैल 1893 में गांधी जी एक युवा और अनुभवहीन बैरिस्टर के साथ भाग्य की तलाश में दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए। जनवरी 1915 में वह अंततः बिना किसी संपत्ति की और केवल एक ही महत्वाकांक्षा के साथ भारत लौट आए, अपने लोगों की सेवा करने के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को भिखारी के भेष में महान आत्मा बताया है। उसके बाद जान लीजिए अपने वर्ष की यात्रा के अंत में गांधी जी अहमदाबाद के बाहरी इलाके में साबरमती नदी के तट पर बस गए। उन्होंने मई 1915 में एक आश्रम की स्थापना किया। उन्होंने इसे सत्याग्रह आश्रम भी कहा, ठीक है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले शिफ्ट के क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।